This is the Mark Education channel. Please do like and comment on our videos. And do subscribe our channel. If you have any query or doubt or having any question regarding any topic, please leave a comment on comment box. We will try to get back to you with more explanation. Thank you. वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि डाइपोल के केस में किस तरीके से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल से जुड़ी कुछ डिफरेंट सिचुएशंस, जैसे कि अगर किसी डाइपोल को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो कितना टॉर्क एक्ट करेगा, और डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड, आज की सिचुएशन ये है हमारे पास कि हम लोग एक डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि हम जानते हैं कि डाइपोल एक कॉन्फ़िगरेशन है दो चार्ज पार्टिकल्स का, जिनके बीच में बहुत कम गैप हो, और एक डाइपोल एक कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है। हम इस तरह से नहीं समझ सकते कि हमने दो चार्ज पार्टिकल लिए और दो चार्ज पार्टिकल जो कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, उनको कुछ सेपरेट डिस्टेंस पे रख दिया तो डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल की अपनी एक लिमिटेशन है कि जो डाइपोल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तो प्रैक्टिकली हम लोग जो है किसी डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। नेचुरली जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम बात करें HCl की, HBr की, तो ये एक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि किसी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा। तो फ्रेंड, ये डाइपोल आप देख सकते हैं, इसे हम लोग जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो पैरेलल लाइंस आप देख रहे हैं, दीज पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स जो है अप्लाई होता है, या एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वहीं हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा, इस पे कितना फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिख सकते हैं फोर्स F इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E। जैसा कि पॉजिटिव चार्ज फोर्स फील करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि पॉजिटिव जो Q है प्लस Q चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू QE, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। वहीं अगर हम बात करें फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस Q चार्ज, तो माइनस Q चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सीधे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस QE। जैसे कि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अलोंग माइनस E, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फ्रेंड, सिचुएशन ये है कि डाइपोल पे दो तरह के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस Q पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम एरो के हेल्प से इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं कि F इज इक्वल टू QE फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव साइंस
नेगेटिव साइन का इंडिकेशन सिर्फ ये है कि ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब पूरे कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं जो कि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, बट डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट टू ईच अदर, और वी कैन से दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. So they form a couple and hence rotate the dipole. The turning effect so produces is known as torque. Okay, so the situation is we have two forces, one force acting in this direction and one force is acting in this direction. Okay, so if we join the line of action of both the forces, अगर दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को हम लोग ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा. हालांकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. और इस एंगल को अगर हम थीटा कहें, जो एंगल होगा डाइपोल लेंथ 2l, ये डाइपोल लेंथ है, डाइपोल लेंथ 2l और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसे हम थीटा कह रहे हैं. अगर हम इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें तो फ्रेंड ये जो साइड होगी वो होगी आपकी, क्योंकि ये वाला एंगल भी आपका थीटा ही होगा, तो ये होगी आपकी 2l कोसाइन थीटा. जबकि ये वाली जो साइड है, इस साइड की अगर हम बात करें तो ये साइड होगी आपकी 2l साइन थीटा. तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि फोर्सेस के बीच में जो लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l साइन थीटा है. तो टॉर्क की डेफिनेशन पे आते हैं फ्रेंड. टॉर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टॉर्क को डिफाइन किया जा सकता है कैसे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस. तो इस डेफिनेशन का यूज हम लोग करेंगे तो हम लिख सकते हैं टॉर्क टॉ इज इक्वल टू, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो या तो आप QE ले लें या फिर ये भी दूसरा जो फोर्स है वो भी QE है. मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल, और यहाँ मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है. सो इसे हम लिख सकते हैं QE, और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 2l साइन थीटा. फ्रेंड फर्दर अगर इसे हम सॉल्व करें तो इसे सिंपल लिखा जा सकता है Q इंटू 2l E साइन थीटा. देखिए ये जो Q इंटू 2l है, आपको याद होगा इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बात की थी. इस Q इंटू 2l क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैरेक्टरिस्टिक को बताता है. तो हम सिंपली Q इंटू 2l को हम सिंपल यहाँ P लिख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा. तो लिखा जा सकता है टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा. तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास है किसके लिए, टॉर्क के लिए. टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. वेक्टर में हम इस एक्सप्रेशन को सीधे तौर पे लिख सकते हैं वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E. तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग टॉर्क कहेंगे. अगर हम डायरेक्शन वाइज समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये है, अगर या हम कहें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो जो टॉर्क होगा जो एक्ट करेगा डाइपोल पे वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E, यानी कि जिस प्लेन में P और E होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा टॉर्क. सो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए कैलकुलेशन किया उसके टॉर्क के लिए. आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की. फ्रेंड जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी भी सिस्टम को रोटेट करने के लिए या किसी भी सिस्टम को मूव करने के लिए या किसी भी सिस्टम की पोजीशन चेंज करने के लिए जितना एक्सटर्नल वर्क किया जाता है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा
या एक्सटर्नल एजेंसी जितना वर्क करती है, दैट वर्क विल स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि साफ साफ हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल एजेंसी किसी भी तरह का कोई वर्क करे, चाहे उसको घुमाने में, चाहे उसकी पोजीशन को चेंज करने में, चाहे उसे डिस्प्लेस करने में, वो वर्क डन उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसा कि आपने इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में देखा कि जब हम किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो वहाँ एक टॉर्क एक्ट कर रहा है और वो टॉर्क डाइपोल को रोटेट कर देता है। तो इस कंप्लीट रोटेशन में जितना वर्क हुआ वो वर्क डाइपोल के अंदर स्टोर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं टॉर्क से की हेल्प से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। सो हम ये मान लेते हैं, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric field with an angle थीटा। तो फ्रेंड जब भी हम बात कहेंगे कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है थीटा एंगल के साथ, तो उसका सीधा सीधा मीनिंग ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो टॉर्क एक्ट करेगा डाइपोल पे वो टॉ होगा पी साइन थीटा। ये हमारी आज की पहली इक्वेशन होगी। अब हम ये कहना चाहेंगे, लेट dw be the work, let dw be the work to rotate the dipole through an angle d थीटा। मान लिया जाए कि डाइपोल को रोटेट करने डी थीटा एंगल रोटेट करने में जो वर्क डन किया गया वो वर्क डन कितना है, डी डब्ल्यू है। तो रोटेशनल मैकेनिक्स में हम वर्क को किस तरह डिफाइन करते हैं, वर्क इज डिफाइन एज टॉर्क टाइम्स दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरीके से हम काइनेमेटिक्स में फोर्स को डिफाइन करते हैं, फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में वर्क को डिफाइन करते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, टॉ का वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। देखिए फ्रेंड, अब आप समझिए कि इस इक्वेशन से हमें ये मालूम हुआ कि अगर हम डाइपोल को डी थीटा एंगल रोटेट कर रहे हैं तो कितना वर्क डन करना होगा। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें विद इन अ प्रॉपर लिमिट तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल वर्क डन कितना हुआ, और वही वर्क डन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर हम ये कहें, इफ डाइपोल रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, मान लिया जाए कि डाइपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट किया जा रहा है, तो फ्रेंड टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा। टोटल वर्क डन कैपिटल W इज डिफाइन एज इंटीग्रल ऑफ पी ई साइन थीटा। तो हम पी ई साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे विद इन अ प्रॉपर लिमिट। तो अगला स्टेप क्या होगा फ्रेंड हमारा, W इज इक्वल टू, आप जैसा कि जानते हैं इंटीग्रेशन के साथ हम लोग फैमिलियर हैं कि इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो P और ये जो E क्वांटिटी है ये कांस्टेंट हम लोग इनको ट्रीट करेंगे। तो मैं इनको इंटीग्रेशन से पहले लिखूंगा और फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसाइन थीटा।
तो हम लोग यहाँ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस कोसाइन थीटा, और लिमिट मैं यहाँ सब्सिट्यूट लगा रहा हूँ θ1 से θ2। अब फ्रेंड हम लोग लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे, सो ये हो जाएगा PE, सबसे पहले अपर लिमिट सब्सिट्यूट किया जाएगा माइनस कॉस θ2 माइनस, और फिर लोअर लिमिट सब्सिट्यूट किया जाएगा माइनस कॉस θ1। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्रेशन है आपका वो इस तरह से बनेगा आपका W इज इक्वल्स टू PE, और ये हो जाएगा आपका कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा टोटल वर्क डन के लिए। तो ये जो टोटल वर्क डन है यही स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिखना चाहूँगा। तो आप देखिए टोटल जो वर्क डन होगा आपका वो किस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया है। तो इसी को हम स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सो U इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अगर हम यहाँ एक इनिशियल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन का यूज़ कर लें जो कि मैं भी लिखने वाला हूँ, सो हम ये कह रहे हैं कि इफ़ θ1 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज़ इक्वल टू थीटा, तो हम कह सकते हैं कि U इज़ इक्वल टू PE cos 90 माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 यहाँ 0 हो जाएगा, सो U इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। अगर इनिशियल एंगल, जो इनिशियल ओरिएंटेशन हो किसी डायपोल का, अगर वो नॉर्मली रखा गया हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये बात थी जो है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए उसके टॉर्क की कैलकुलेशन और उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे किसी डिफरेंट सिचुएशन के लिए। तो फ्रेंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एप्लीकेशन है, अगर हम बिना गॉसेस थ्योरम के अप्लाई करना चाहें डिफरेंट सिचुएशन में तो हम कर सकते हैं, जबकि गॉसेस थ्योरम वही कैलकुलेशन को हमारे लिए बहुत आसान बना देती है। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको गॉसेस थ्योरम की हेल्प से डेरिवेशन करके दिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लेकिन आज उसी डेरिवेशन को हम लोग विदाउट गॉसेस थ्योरम करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है ये आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ टॉपिक पहले आपको बता देता हूँ। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सेम डेरिवेशन फ्रेंड हम लोग डेराइव करेंगे जब हम गॉसेस थ्योरम पढ़ लेंगे। तो ये डेरिवेशन आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि गॉसेस थ्योरम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड सिचुएशन क्या है मेरे पास, मैं सिचुएशन यहाँ बता देता हूँ आपको। हमारे पास एक लीनियर कंडक्टर है जो कि इन्फिनाइटली लॉन्ग है, ये लीनियर कंडक्टर, और इसकी जो लेंथ है वो इन्फिनाइटली लॉन्ग है। सिचुएशन ये है कि इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन को करना है। सो लेट्स से ये कोई पॉइंट है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन को करना चाहते हैं। फ्रेंड ये जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि इसके हर एक सेक्शन पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग इसका एक छोटा सा पोर्शन यहाँ कंसिडर करेंगे। ये ग्रीन आप देख सकते हैं जो मैंने मार्क बनाया है, एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करेंगे,
और मैं लिख सकता हूँ कि लेट उस पे जो छोटे से पोर्शन पे जो चार्ज है वो डी क्यू है, और ये छोटा सा जो पोर्शन है ये सेंटर ऑफ, जो ये सेंटर जिसको हम लोग ओ सेंटर कह रहे हैं इस कंडक्टर का, इस सेंटर ओ से टोटल एल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ये जो डिस्टेंस है आपकी, सपोज इस डिस्टेंस को मैं यहाँ एल कह रहा हूँ। ये जो नोन लेंथ है, मतलब जितनी लेंथ हम लोगों को, जितनी लेंथ हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, जबकि ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सपोज इस पॉइंट को हम लोग आर नॉट ले लेते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड? सो ये डी क्यू चार्ज, फॉर द सिंप्लिसिटी हम लोग इस पूरे के पूरे कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं। तो ये जो डी क्यू जो छोटा सा चार्ज आप देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये जो डी क्यू चार्ज है, लेट्स उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया यहाँ, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। और इस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं थीटा, और मैं यहाँ इस डिस्टेंस को भी आर लिखना चाहूँगा। तो फ्रेंड, अगर हम इस डी ई के मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करें तो ये डी ई क्या होगा, इस डी ई को हम लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू, ये होगा डी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जैसे कि आप साफ साफ देख सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया गया है जो कि हम किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल किया गया है। ये जो डी क्यू आपका चार्ज है, तो वो इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम ये कहें इफ लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, फ्रेंड लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैं आपको बताना चाहूँगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो यानी कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, सपोज लैम्डा चार्ज है, तो ये डी क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो हम लोगों ने ये ग्रीन वाला जो पोर्शन यहाँ कंसीडर किया है, इस छोटे से पोर्शन का जो लेंथ है वो कितना है, डी एल लेंथ है। सो हम ये कहेंगे इफ वी कंसीडर डी एल लेंथ, अगर हम लोगों ने डी एल लेंथ कंसीडर किया है, तो इस डी क्यू को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल। तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा कि इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड, आपकी जो डी ई की इक्वेशन है अब वो थोड़ा बदल जाएगी। तो हम इस डी ई को लिख सकते हैं, डी ई इज इक्वल टू लैम्डा डी एल ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड, प्रॉब्लम हमारे सामने एक है कि जब इस तरह की इक्वेशंस हम लोग डेराइव कर लेते हैं, जब इस तरह की इक्वेशंस हमारे सामने आ जाती हैं, तो हम लोग फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, इस एक्सप्रेशन को हम सीधा सीधा इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी तरफ एक बार फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ जो वेरिएबल देख सकते हैं आप, आर भी एक वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस डी क्यू की पोजीशन को बदलेंगे तो उसी के साथ साथ ये आर भी बदलता चला जाएगा। ओके, दूसरी बात, ये जो आपका एल है, जैसे डी क्यू की पोजीशन आप बदलोगे तो वैसे ही एल की पोजीशन भी बदल जाएगी। तो यानी कि इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मोर देन वन वेरिएबल है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बारे में सोचें, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम इस पूरी इक्वेशन को इस तरीके से डिज़ाइन करें या इस तरीके से रीअरेंज करें कि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही वेरिएबल बचे। ओके, तो आप इस ज्योमेट्री को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं किसको, आर को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। तो इस आर को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ किसके टर्म्स में, आर नॉट के टर्म्स में रिप्लेस करने वाला हूँ। तो अगर मैं आर को आर नॉट के टर्म्स में रिप्लेस करूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर, बड़े ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, फ्रॉम फिगर हम फिगर से लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिख दिया, तो फ्रेंड देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ये थीटा हो गया आपका, हमें इस आर का वैल्यू चाहिए इस आर नॉट के टर्म्स में, तो ये थीटा इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये आपका बेस हुआ। तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने कैसे डायरेक्ट लिखा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोसाइन थीटा इज इक्वल टू, तो कोसाइन थीटा क्या होगा, बेस यानी कि आर नॉट और ओवर दी हाइपोटेन्यूज जो कि आर है आपका, तो इसे हम लिख सकते हैं आर नॉट बाई आर। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें किसका वैल्यू चाहिए फ्रेंड, या आर का वैल्यू चाहिए, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर नॉट, और जब ये कोसाइन थीटा इसके डिवाइड में जाएगा तो ये बन जाएगा आपका सेक थीटा। अब आपको आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये वही इक्वेशन जो कि मैंने इससे पहले भी डायरेक्ट लिख दिया था। तो इस तरीके से हम लोग इसको डराइव कर सकते हैं, मतलब फिगर से कैसे लेके आएंगे। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी ई इज इक्वल टू लैम्डा डी एल ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं आर नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन यहाँ तक हम लोग अपने डेरिवेशन को लेके पहुँच चुके हैं। सो आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फ्रेंड दूसरी बात कि इसमें जो आपका डीएल है उसको भी हमें रिप्लेस करना होगा, किसके टर्म्स में, एल के टर्म्स में। ऑल्सो हम लोग एक और बात लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ टेन थीटा यूज़ करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा। जैसे कि आप जानते हैं टेन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है हमारा, एल है, और ये बेस आपका कितना होगा, बेस होगा आपका आर नॉट, तो इसको लिख सकता हूँ मैं एल अपॉन आर नॉट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। ऐसा करने के पीछे हमारा एक रीजन है कि हम पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लाना चाहते हैं। ठीक है, डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप 1 बाय 1 स्टेप को देखते चलें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू आर नॉट टेन थीटा, लेकिन फ्रेंड हमें L की ज़रूरत नहीं है। अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन को देखिए या फिर आप इस इक्वेशन को देखिए, रिक्वायरमेंट हम लोगों को किसकी है, DL की है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं DL इज इक्वल टू आर नॉट, और टेन थीटा का जो हम लोग जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बिल्कुल, अब इन सारी वैल्यूज़ को उठा के हम सब्स्टिट्यूट करने, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इस एक्सप्रेशन में, हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ये जो वैल्यू है आपकी, इस वैल्यू को मैं इस एक्सप्रेशन में रखने वाला हूँ। तो देखिए मैं इस पूरी टर्म को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और मैं आपको इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहा हूँ कि फाइनली हमारे पास किस तरह का एक्सप्रेशन होगा। तो फ्रेंड हमारे पास एक्सप्रेशन जो है मैं इधर यहाँ लिखना चाहूँगा, तो ये जाएगा डी ई इज इक्वल टू लैम्डा, और डी एल की जगह मैं लिखना चाहूँगा आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर। अब आप देखिए नीचे क्या आपके पास डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह की इक्वेशन आपके पास बचेगी। तो ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आर नॉट इसकी एक पावर को हम लोग कैंसिल कर पा रहे हैं, तो डी ई आपके पास बच रहा है डी ई इज इक्वल टू लैम्डा डी थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। फ्रेंड डेरिवेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग थोड़ा सा और बात करना चाहेंगे। तो लेकिन फाइनली हम लोग एक ऐसी इक्वेशन को बना पाए हैं जिसको हम इंटीग्रेट कर पाएँ। अब देखिए फ्रेंड डायग्राम की तरफ वापस जाना होगा। ये जो डी ई है, अगर आप इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे, एक मिलेगा डी ई का एक्स कंपोनेंट और एक आपको मिलने वाला है डी ई का वाई कंपोनेंट। तो ये होगा आपका डी ई वाई कंपोनेंट। ओके, तो पहले हम लोग इसको एक्स कंपोनेंट के लिए सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इसको वाई कंपोनेंट के लिए सॉल्व करेंगे।
तो अगर मैं डी ई एक्स लिखना चाहूँ तो देखिए फाइनली अब कुछ स्टेप्स बाकी हैं और हमारा रिजल्ट हमें मिलने वाला है। तो अगर हम लिखना चाहें डी ई एक्स, डी ई का एक्स कॉम्पोनेंट, तो वो होगा डी ई कोसाइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं डी ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कोसाइन थीटा डी थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। तो आप देखिए मैंने यहाँ डी ई का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। फ्रेंड अगर हम देखना चाहें, क्योंकि वायर आपकी इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो ये जो थीटा का जो वैल्यू है वो थीटा का वैल्यू अगर हम इसके एक्सट्रीम टर्म की बात करें, इस एक्सट्रीम टर्म की बात करें, तो थीटा बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, फाइनली मैक्सिमम वैल्यू उसकी 90 हो जाएगी। और जबकि जो लोअर वाला जो पॉइंट है वहीं उसी, अगर आप डी क्यू को इधर कंसीडर करते हैं तो इस डायरेक्शन में भी ये जो थीटा है वो बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि इस थीटा की जो वेरिएशन लिमिट है वो -π/2 से +π/2 होगी। तो फाइनली हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी ई एक्स इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ इंटीग्रेशन करूँगा -π/2 से +π/2। रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों हमने एक एंगल को माइनस लिया और क्यों हम एक एंगल को प्लस ले रहे हैं, क्योंकि दोनों एंगल का जो इंक्रीमेंट का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप ऊपर वाले को नेगेटिव ले सकते हैं और नीचे वाले को पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा कोसाइन थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट डी थीटा। फिर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, डी ई एक्स हो जाएगा आपका ई एक्स, और लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट को हम बाहर ले लेंगे और ये बचेगा -π/2 से +π/2 कोसाइन थीटा डी थीटा। देखिए फ्रेंड, कोसाइन थीटा का जब इंटीग्रेशन आप करेंगे, जब आप जानते हैं कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस होता है, और कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आपको साइन मिल जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, और यहां हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और लिमिट होगी आपकी -π/2 से +π/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इरेज करना होगा, सॉरी आई हैव लिमिटेड स्पेस, तो मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँगा। तो ये ई एक्स कॉम्पोनेंट आपके पास होगा ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। देखिए पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो साइन 90 आपको 1 देगा, माइनस जब आप यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन -90 आपको -1 देगा, तो ये +1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको इंटीग्रेशन के साथ आप फैमिलियर होंगे। इंटीग्रेशन से अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वहाँ आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, आप चैट ग्रुप को ज्वाइन करें और सीधा आप पूछ सकते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम। और अपकमिंग हमारी 11th क्लास की वीडियोस आने वाली हैं जिसमें हम लोग पूरा इंटीग्रेशन को समझाएंगे डिटेल से, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। चलिए, तो अब ये हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन 2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। तो ये फ्रेंड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिल चुका है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट की बात करें फ्रेंड, बिल्कुल अभी एक मिस्ट्री और बची हुई है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट को कैसे समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आप चाहें तो डी ई वाई इस तरह लिख लीजिए, डी ई वाई इज इक्वल टू डी ई साइन थीटा, और फिर इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली आपको जो ई वाई कॉम्पोनेंट मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा। ओके, सो ये आपके लिए एक खुद का एक एक्सरसाइज है कि आप इसको जिस तरह से मैंने एक्स कॉम्पोनेंट को इंटीग्रेट किया है उसी तरह से आप वाई कॉम्पोनेंट को इंटीग्रेट कीजिए। या फिर आप सिमेट्री से समझ सकते हैं कि जब आपका डी क्यू यहाँ पे है तो ई वाई डी ई वाई कॉम्पोनेंट इधर है, वहीं सिमेट्रिकली अगर डी क्यू इधर होता तो उसका वाई कॉम्पोनेंट वर्टिकली अपवर्ड होता, तो दोनों वाई कॉम्पोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि वाई डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो फाइनली एट द एंड हम लोगों को रिजल्ट क्या मिला, E इज इक्वल टू ई एक्स, यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट।
तो ये आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन है किसी इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग गॉसेस थ्योरम। स्टूडेंट, गॉसेस थ्योरम जब हम यूज़ करेंगे तो ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, लेकिन किसी फाइनाइट लेंथ के लिए किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे गॉसेस थ्योरम की हेल्प से नहीं कर सकते। तो जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ जाता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, अपकमिंग वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब तक आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और टेलीग्राम का चैट जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपके लिए सवाल ये है कि हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, एक फाइनाइट लेंथ का हमारे पास एक कंडक्टर है और यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए और एंगल्स जो है लोअर एंड के लिए जो एंगल का लिमिट है वो θ1 है और अपर एंड का जो एंगल का लिमिट है वो θ2 है। कंडक्टर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो आप लैम्डा ले सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कंडक्टर के लिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लैम्डा कंसीडर कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस r0 आपको लेनी होगी। वहीं साथ ही साथ मैं आपको एक और सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर हो, ये मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, लेकिन जो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है वो पॉइंट इसके एक नोन एंड के नज़दीक है। तो यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये दो एक्सरसाइज हो गई। और तीसरा और आखिरी सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, रिंग नहीं है। रिंग के लिए तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि कैसे ड्राइव करेंगे। ये मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, अब नेग्लिजिबल थिकनेस इसकी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है और इस डिस्क की एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये डिस्क का एक्सिस हो गया और डिस्क की एक्सिस ये x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज है। डिस्क का जो रेडियस है वो आप कैपिटल R ले सकते हैं, ये डिस्क का रेडियस, आप कैपिटल R रेडियस लीजिए डिस्क का। और फाइंड आउट हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन गॉसेस थ्योरम का यूज़ नहीं करना है। विदाउट यूजिंग गॉसेस थ्योरम हम लोग जो है इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे। तो आपके लिए मैं 3 सवाल छोड़ दिए हैं, ठीक है। एक फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए, एक इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए जब पॉइंट यहाँ पे हो, और एक किसी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका फाइनल एक्सप्रेशन कितना आया, या फिर आप टेलीग्राम पे सीधे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ आप इस फॉर्मूले को डिराइव करके हमें भेज सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगेगा कि अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आज का लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हमें बताएगा कि हम अपनी सर्विसेज को कैसे बेहतर बना पाएँ। थैंक यू वेरी मच।